हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सभी स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित एक और नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है मेगास्थनीज की इंडिका, है ना। मेगास्थनीज की इंडिका कैसी है, कैसे लिखी गई है, उसके क्या स्रोत है, और उसने अपनी इंडिका में किन बातों पे चर्चाएं की है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो आपकी ना कि सिर्फ प्रीलिम्स के बल्कि मेंस के पर्पज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेगास्थनीज। ठीक है। सबसे जरूरी जानकारी कि मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। तो आखिर मूल रूप में उपलब्ध नहीं है तो फिर इसे कैसे लिखा गया है, क्या इसके विवरण है। अलग अलग इतिहासकार जो मेगास्थनीज के समकालीन रहे उन्होंने अपने किताब में लिखा है, फिर उसके कलेक्शन से उठा करके एक दूसरा इतिहासकार जो बाद के समय में हुआ उसने उस जानकारी को एकत्र करके और एक किताब लिखी। उसे ही हम कहते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। पे आधारित वो किताब है, मूल रूप में उपलब्ध नहीं। मेगास्थनीज था कौन? मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का दूत था और उसके राज दरबार में रहा भी करता था। सेलुकस निकेटर कौन था? सेलुकस निकेटर सिकंदर महान का सेनानायक था, या कह सकते हैं महामंत्री था। उसका उत्तराधिकारी भी हुआ सिकंदर के डेथ होने के बाद से। तो सिकंदर जो है, सेल्यूकस जब हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जब हो जाता है, विवाह होने के बाद मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और उस समय के जितने भी राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, इन सब पे प्रकाश डालता है। इवन मेगास्थनीज की इंडिका में वो चीजें भी हैं जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखने को नहीं मिलती है। तो क्या क्या चीजें हैं ये देखेंगे हम लोग, और किसने लिखा है इसको ये थोड़ा सा जान लेते हैं। एक व्यक्ति है, उसका नाम है इवन अलेक्जेंडर श्वानबेक, मेगास्थनीज, है ना। तो ये इवन अलेक्जेंडर जो स्वनबेक है, इन्होंने ही मेगास्थनीज की इंडिका को लिखा। कहाँ से लिखा, किस स्रोत से लिखा, तो मैं ये आप लोग को बता दूं। जैसे कि हो गए एरियन, प्लूटार्क, जस्टिस जस्टिन, स्टैरबो जैसे जो विद्वान थे ना, उनकी किताबों में जो विवरण था, उन्होंने लिखा कि हाँ मेगास्थनी जैसा लिखा है। तो उन लिखे हुए कलेक्शन को कलेक्ट करके इन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका को लिख दिया। ये इस तरह के जो उस समय के मेगास्थनीज के समकालीन इतिहासकार थे, होता ना। जैसे आप अभी आज के टाइम में सपोज मान लो कि कोई इतिहासकार है और आज की घटना को लिख रहा है, चार पांच ऐसे हैं। आने वाले समय में अगर इस समय की कोई हिस्ट्री कलेक्ट नहीं हुई तो हमने उसी से रेफरेंस ले लेकर के उसको लिख दिया, वही थी मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है। इस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका ही रखा गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1891 में 1891 में मेडक्रिल नामक मैटक्रिल नामक विद्वान ने मेगास्थनीज का क्या किया? अंग्रेजी अनुवाद किया। इंडिका का क्या किया? अंग्रेजी अनुवाद किया। तो क्या हुआ? अंग्रेजी अनुवाद हुआ। अंग्रेजी अनुवाद किया गया। दूसरा कहें कि मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज ने मौर्यों की सीमा बताई है कि मौर्यों की सीमा कहां से कहां तक थी, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये नहीं बताया गया कि मौर्यों की सीमा कहां से कहां तक थी, यानी उत्तर में कहां है, दक्षिण में कहां है, और इस तरह की चीजों का विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका में सीमा बताया हुआ है कि मौर्य की सीमा कहां से, उत्तर में कहां तक थी, दक्षिण में कहां तक थी, पूर्व में कहां तक थी, पश्चिम में कहां तक थी, इसने ये विवरण दिया। ठीक है। उसके अलावा मेगास्थनीज अपनी इंडिका में नगर प्रशासन का विवरण करता है। ठीक है। नगर प्रशासन का विवरण देता है कि उस समय का नगर प्रशासन कैसा था, किस तरह से काम चलता था, किस तरह की घटनाएं होती थी, ये सभी बातों को उसने लिखा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, मेगास्थनीज ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जो दिया गया, जो क्षेत्र दिए गए,
यानी युद्ध विराम के बाद वो कौन कौन से क्षेत्र थे, जैसे आराकोशिया, आराकोशिया, दूसरा जो क्षेत्र था जंड्रिया, जंड्रोसिया, तीसरा जो क्षेत्र था एरिया, हेरात और कांधार। तो ये जो क्षेत्र था ये चंद्रगुप्त को सेल्यूकस की तरफ से दहेज के रूप में मिला था जब हेलेना और चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। इस बात का विवरण मेगास्थनीज की इंडिका में है। ठीक है, उसके अलावा इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इसने सेंड्रोकोटस नाम का प्रयोग किया। क्या क्या है? सेंड्रोकोटस। और सेंड्रोकोटस शब्द की पहचान जो डिनोट किया वो किसने किया? विलियम जोन्स ने डिनोट किया कि सेंड्रोकोटस यानी कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहा है। तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ये लिखता है महिला अंगरक्षकों के बारे में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में महिला अंगरक्षिका थी, और महिला अंगरक्षिका थी तो उस समय की महिलाओं की स्थिति को प्रेजेंट करता है। अगर महिलाएं कहीं वर्किंग थी, काम कर रही थी, सेवा कर रही थी, तो वो उनके वर्क कल्चर को दर्शाता है, वहां की स्थिति को दिखाता है। तो जो महिलाएं थी वहां की क्या थी? अंगरक्षिका थी। और अंगरक्षिका के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि वो उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति बेटर थी। ये ऐसा मेगास्थनीज लिखता है अपनी इंडिका में। अगला अगर हम देखें तो ये पूरे पाटलिपुत्र, ठीक है, नगर प्रशासन का उल्लेख किया है। नगर प्रशासन कैसा था इसके बारे में बताता है। अगला अगर पॉइंट हम लोग ऐड करें इसमें कि बहुत विशाल था, इसने लिखा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई काफी थी, इसके बारे में बताया है इसने। उसके बाद अगला अगर हम लोग इसमें कीवर्ड ऐड करें तो चौड़ी सड़कें थी। क्या थी? चौड़ी सड़कें थी। उसके अलावा अगले जो चीज इसने लिखा हुआ है, स्ट्रीट लाइट थे इन सड़कों के किनारे। स्ट्रीट लाइट जो आज के समय में लगते हैं उस समय भी हुआ करता था। अगली अगर बात करें तो ये राजप्रसाद का विवरण करता है। अब राजप्रसाद क्या था? राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य का एक महल था जिसकी तुलना एरिया और जो प्लूटार्क जैसे विद्वान हो गए इन्होंने भी अपने किताब में लिखा हुआ। मेगास्थनीज लिखता है कि ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं, न सूसा में देखा ना एक बताना में। एक बताना का मतलब ईरान हो गया और सूसा का मतलब उसी आसपास का एक शहर था जिसे सूसा, यानी वो काफी समृद्ध नगर था। तो कंपेयर करता है कि वो इतना समृद्ध होने के बावजूद भी वहां पे भी ऐसे नगरों को नहीं देखा गया जैसे कि चंद्रगुप्त का राजप्रसाद महल था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। हालांकि बहुत सारे विद्वान इसका कटाक्ष भी करते हैं। कैसा था चंद्रगुप्त का राजप्रसाद, ये हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो राजप्रसाद को उसने बताया। उसके अलावा वो लिखता है कि इसका राजप्रसाद मृण मूर्तियों से सजे हुए थे। ठीक है, मृण मूर्तियों का मतलब सजी हुई थी। सजी हुई था का क्या मतलब? जो मृण मूर्ति और पत्थर की मूर्तियों से उसे जगह जगह सिखाया गया है। और इसका उल्लेख में मिलता है पटना के कुम्भरार की खुदाई से यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली, और वो यक्षिणी बड़ा सा चावर धारण किए हुए है। चावर मतलब जैसे एक बड़ा सा दुपट्टा ऐसे लहराते हुए उसे चावर कहा जाता है। तो आखिर उस समय की उस तरह की मूर्तियां बनती होंगी तब तो उस मूर्ति को वहां प्रेजेंट किया होगा, जो आज भी पटना म्यूजियम में उसे सुरक्षित रखा गया है। तो ये एक प्रेजेंट करता है कि हाँ उस समय मृण मूर्ति की कला थी, प्रस्तर मूर्ति की कला थी। वो लिखता है कि पूरे पाटलिपुत्र की जो लंबाई चौड़ाई थी या राजप्रसाद को ही डिनोट करता है। तो हम कहें कि इसकी लंबाई कितनी थी? लगभग 16 × 3 किलोमीटर में फैला हुआ था। और अगर चौड़ाई की बात करता है तो चौड़ाई को लिखता है कि लगभग 80 × 15 स्टेडिया लिखता है, स्टेडिया में था, चौड़ाई थी ये इसकी। इसके बारे में बताता है। नगर प्रशासन को बोलता है कि 6 समितियों में बटा हुआ था। 6 समितियों का मतलब, और एक समिति में 5 लोग होते थे, यानी टोटल 30 लोग थे जो नगर को संचालित करने में चंद्रगुप्त को सहयोग कर रहे थे। ऐसा मेगास्थनीज अपने इंडिका में लिखता है। अगली अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन को लिखता है। फिर कर राजस्व का जिसको भाग कहते थे, है ना, जो कितना लिया जाता था? 1/4 भाग लिया जाता था, इसका जिक्र करता है। अगली अगर हम बात करें तो वो मेगास्थनीज लिखता है क्या?
कि समाज में वर्ण विभाजन नहीं था, जो कि गलत था। इसीलिए बहुत सारे विद्वान बोलते हैं कि इसने जरूरत से ज्यादा अतिशयोक्ति किया, विभाजन नहीं था लिखता है, ठीक है, कि नहीं था। उसके अलावा बोलते क्योंकि वर्ण विभाजन तो हम लोग देख रहे हैं, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, फिर उसके बाद के भी अजातशत्रु, हर्यक वंश, सबके कालों में देखा गया, ये लिख देता है इसलिए। हालांकि कौटिल्य ने भी लिखा है कि वर्ण विभाजन था। कौटिल्य ने ये भी लिखा है कि लेकिन उस वर्ण विभाजन में शूद्रों की स्थिति मौर्य काल में अच्छी रही, क्योंकि उन्हें खेती करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि वर्ण विभाजन नहीं था समाज में, ठीक है। ये लिखता है 7 तरह के समाज थे, 7 तरह के समाज का विवरण देता है, जिसमें व्यापारी और इस तरह के लोगों का विवरण देता है। उसके अलावा ये बोलता है अकाल का उल्लेख नहीं किया इसने, अकाल का उल्लेख नहीं है। अकाल का उल्लेख नहीं है मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में कभी अकाल पड़ा ही नहीं, उसने लिखा ही नहीं है इस चीज को, और अकाल का उल्लेख नहीं किया है, तो ये सीधे से गलत हो जाएगा, है ना। इन द सेंस ये कह सकते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी 12 साल का लंबा अकाल पड़ा, उसी दरमियान उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और संलेखना लिया था, ये सोच करके कि अगर मेरी प्रजा भूखे है तो मुझे खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, डीडी कौशाम्बी के अनुसार अगर देखा जाए तो ये चीजें होती है, और ये इसलिए इसके ये तर्क पूरी तरह से गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम कहें कि ये लिखता है कि दास प्रथा नहीं थी मेगास्थनीज, जबकि चाणक्य क्या बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं कि मौर्य समाज में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। तो ये इसका गलत हो जाता है कि राजकीय संरक्षण पाने के लिए इसने चीजों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है। उसके बाद ये बोले कि ये एक तरह की चीटी, चीटी समझते हैं ना, आर्थिक स्थिति के बारे में अगर हम लोग बोले, एक तरह की चीटी का उल्लेख किया हुआ है, जो बोलता है कि उनके ऊपर की जो स्किन है ना बिल्कुल बाघ की तरह दिखती है, और उन्हें सोने के खदानों में खुदाई करने के लिए लगाया जाता, तो वो चीटियां सोना खोद के निकालती थी। अतिशयोक्ति हो गया ना। तो मेगास्थनीज के इंडिका में इस तरह की बहुत सारी अतिशयोक्ति चीजें मिलेंगी। जैसे मेगास्थनीज के इंडिका में एक बार का जिक्र है कि वो लिखता है कि हेलेना इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जब यूनान में रोशनी नहीं होती थी तो हेलेना को छत पे चढ़ाया जाता था और पूरे यूनान में रोशनी होती थी और तब खाना बनता था। आप सोचो, ये देख रहे हो कहाँ तक है। हेलना इतनी सुंदर थी कि यूनान में रोशनी नहीं होती थी, तो हेलना को छत पे चढ़ाया जाता था और रोशनी तब होती थी और तब खाना बनता था। इस तरह का कॉन्सेप्ट मेगास्थनीज ने अपने इंडिका, इसलिए मेगास्थनीज की इंडिका के जो तथ्य हैं वो उसे हाइपरबल यानी अतिशयोक्ति के रूप में रखा जाता है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिख दिया इसने। बड़े बड़े विद्वान इसका कटाक्ष भी करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो ये जो चीटियां थी ये क्या करती थी, सोने खोदने का काम करती थी, और सोने की खदान मिली कहाँ से, तुर्कमेनिस्तान से मिला, वहां से लाया जाता था, ये चीटियां खोदती थी और फिर उसे लाया जाता था। इस तरह का ये है। उसके अलावा कई सारे पंथों का और पथों का उल्लेख किया है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पथ था उसे उत्तरापथ कहा है। उत्तरापथ का मतलब वही उत्तरापथ आने वाले समय में मुगल काल में सड़के आजम के नाम से विख्यात हो जाएगा। वो उत्तरापथ कनिष्क के शासन काल में रेशम मार्ग से कनेक्ट होगा, और फिर वो उत्तरापथ आने वाले समय में जीटी रोड के नाम से आज भी जाना जाता है। तो यही उत्तरापथ था जो मौर्य प्रशासन में भी देखने को मिला। फिर उसके अलावा ये बोलता है कि सती प्रथा नहीं थी, ये चाणक्य भी यही बोलते हैं कि सती प्रथा नहीं थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो संस्कृति और कला के बारे में कुछ खास विवरण नहीं देता। पंथों के बारे में 2 चीजों बोलता है, एक कृष्ण के, अगर हम लोग पंथ यानी धर्म की अगर बात करें तो इसने धर्म को 2 भागों में बांटा। एक बोला कृष्ण यानी कि वैष्णव, और एक शैव धर्म की उपासना के लिए लिखता है, भगवान शिव की उपासना को। कृष्ण का जो उल्लेख करता है उसे बोलता है कि डायमेकस, जिसकी पहचान भगवान कृष्ण से की जाती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो शैव भगवान में डायनोसिस के रूप में प्रेजेंट किया इसने, है ना। तो इस तरह का विवरण दिया है इसने। हालांकि जो डायमेकिस वाला तथ्य है ये मोस्टली सच माना जाता है, क्योंकि उसके बाद जब देखोगे संगम साहित्य में जब पांड्य राज्य की स्थापना होगी तो भगवान कृष्ण की बेटी जी थी जिन्हें हेराक्लीस के नाम से जाना, तो उन्होंने पांड्य राज्य को स्थापित किया। तो ये इस तरह का विवरण देता है मेगास्थनीज अपने इंडिका में कुछ मौर्य प्रशासन का कि ऐसा था। अगले वीडियो में हम मौर्य समाज के आर्किटेक्चर को और प्रशासन को दोनों को देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चा लोग।